नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स का आखिरी पेड ग्रुप शुरू हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके जो भी तैयारी में कमी रह गई होगी आप उसको पूरा कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ये आपके सामने ऑप्शन है और ये हमारे गिवन नंबर है, इन पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी पेड ग्रुप शुरू हुआ है, उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फेब मंथ 2022 का यहाँ पर वीडियो करेंगे। हमारा मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है। पहले यहाँ पर सेक्शन वाइज न्यूज़ और फिर एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम वो सारे इवेंट्स कवर कर लेते हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं और इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होता है। लगातार हमारे करंट अफेयर्स से आप इन सभी प्रीवियस एग्जाम में अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं, आगे भी आशा है करते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही वीडियो में इस बार 15,000 लाइक का सिर्फ टारगेट रखा गया है। अगर इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स आ जाते हैं तो ये वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी हमारे ऑफिशियल फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में। फरवरी मंथ 2022 में सबसे पहले एग्रीमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस पर एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने किस देश के साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। कब किया है? फेब 2022 में। इतना काफ़ी है। किस मद पर किया? नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन, यानी कि ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस पर फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। ठीक फेब 2021 वाले मंथ में एक न्यूज़ आई थी कि ब्लू इकोनॉमी पर टास्क फोर्स एक बनाई है भारत ने। किस देश के साथ बनाई है? नॉर्वे के साथ। तो इस साल जो है ये ब्लू इकोनॉमी पर और ओशियन गवर्नेंस पर एक समझौता हुआ है फ्रांस के साथ। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट्स यानी कि सौर आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने एक सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि सोलर पावर से एसोसिएटेड होंगे, अगर उनको फंड चाहिए एसबीआई से तो सूर्य शक्ति सेल से वो जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड जो है ये इसके साथ कोलैबोरेशन किया है एसबीआई ने इसके लिए, ठीक है। और ये सेल कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? मुंबई में। तो ये जो अगर पूछ लें आपसे कि फेब मंथ में सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए टाटा पावर के साथ किस बैंक ने समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। अगर पूछ ले कि इस सेल का नाम क्या है तो सूर्य शक्ति सेल। अमेजन ने समझौता किया है कर्नाटक राज्य में कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है उसके साथ। तो इस सोसाइटी का सहेली कार्यक्रम चलता है जिसके तहत ग्रामीण महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन किया जाता है। तो इसके लिए अमेजॉन सहयोग करेगा। कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी कि कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का, ठीक है, उनके सहेली कार्यक्रम को सहयोग देगा अमेजॉन। उसके बाद है कि संस्कृति मंत्रालय और एसबीआई के बीच समझौता हुआ है। किस लिए? इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय संस्कृति कोर्स के साथ दिल्ली के लाल किले के L1 बैरक में आत्मनिर्भर भारत डिज़ाइन केंद्र इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ एसबीआई के बीच, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के बीच और नेशनल कल्चर फंड के बीच, ठीक है। उसके बाद कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन इंडिया सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने समझौता किया है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के लिए। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये कहाँ पर सिचुएटेड है भारत में। आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है फेब मंथ में। फेब मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ होता है। अगर आप एग्जाम देते हुए आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से तो आपको पता होगा कि साल भर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें फेब मंथ का करंट अफेयर काफ़ी जरूरी होता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर व्यूज़ आए, ये जो लोग देते हैं एग्जाम उन्हें पता होगा। तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जेएनयू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एम जगदीश कुमार को, जो पहले वाइस चांसलर थे जेएनयू के। उसके बाद डॉक्टर अवी अनंत नागेश्वरन ये बन गए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके बाद सोनाली सिंह ये बन गई हैं लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए बनी है नई सोनाली सिंह। इन्होंने दीपक दास को रिप्लेस किया है। उसके बाद वाइस एडमिरल रिटायर्ड जी अशोक कुमार ये कंट्रीज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं, देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। तो ये पोस्ट अभी क्रिएट की गई है और ये पहली पोस्ट दी गई है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की जी अशोक कुमार को। इसके बाद जो
पहले चीफ जस्टिस रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की गीता मित्तल, इनको बनाया गया है 3 मेंबर कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की बनाई गई है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में गवर्नेंस पर आधार गवर्नेंस के लिए उसकी चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन हेतु 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष ये बनाई गई हैं। उसके बाद G.A. श्रीनिवास मूर्ति ये बन गए हैं डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, यानी कि DRDL, जो कि DRDO का एक विंग है हैदराबाद में वहाँ पर। उसके बाद IS विनीत जोशी ये बन गए हैं न्यू चेयरपर्सन CBSE के। उसके बाद डॉक्टर वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर ये SSC के अध्यक्ष बने हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। उसके बाद फिनलैंड की आइस हॉकी पूर्व खिलाड़ी एमा टेरो बन गई हैं चेयरपर्सन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन की। उसके बाद भोजपुरी सिंगर और भाजपा सांसद जो मनोज तिवारी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट्स का। याद रहे कि ये पहले नहीं है जिनको बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले पंकज त्रिपाठी जो हैं कालीन भैया, इनको बनाया जा चुका है 2019 ईयर में। मतलब पंकज त्रिपाठी भी मतलब कह सकते हैं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रिसेंट में 2022 में बनाया गया है मनोज तिवारी को। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अगर ये लिख करके आए स्पेसिफिकली कि फेब 2022 में या फिर 2022 में किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी का, तो उसका आंसर पंकज त्रिपाठी नहीं होगा, उसका आंसर मनोज तिवारी होगा। इसके बाद सर्जियो मैट्रेला ये बन गए हैं प्रेसिडेंट इटली के, अभी नियुक्त हुए हैं। और नई नियुक्तियां इंपॉर्टेंट होती हैं किसी देश में, राष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की, जो जरूरी होती हैं वो यहाँ पर हम जरूर शामिल करते हैं। जैसे फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर ये बन गए हैं फिर से जर्मनी के प्रेसिडेंट, री इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS के सचिव संजय मल्होत्रा ये अब बन गए हैं डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक बने हैं। देवाशीष पांडा का स्थान इन्होंने लिया है। उसके बाद माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की चेयरपर्सन बनी है और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस वीडियो का। आगे पूछा जा सकता है क्योंकि पहला वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अजय त्यागी इससे पहले थे और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी बुच, ठीक है। ये पहले ICICI बैंक से एसोसिएटेड रही हैं और ये पहली नॉन IS बनी है जिनको इस रेगुलेटरी बॉडी सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी का चेयरपर्सन बनाया था 4 धाम प्रोजेक्ट पर, जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें इस्तीफा वाला भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तराखंड से एसोसिएटेड, ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। वैसे तो 4 धाम प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। तो रवि चोपड़ा ने रिजाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट में हाई पावर्ड कमेटी का जो चेयरपर्सन बनाया गया था इनको 4 धाम प्रोजेक्ट को लेकर, उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद एंटोनियो कोस्टा ये बन गए हैं फिर से पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर भारतीय मूल के इस वजह से लिखा है क्योंकि 2-3 साल पहले आपको याद होगा इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं जब वो पहले चुने गए थे, फिर से अभी चुने गए 2022 में, अलग बात है। लेकिन 3-3 साल पहले जब फिर से वो चुने गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, ठीक है, पोर्चुगल के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि उनका गहरा नाता है भारत से और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था इस चीज़ को। तो एंटोनियो कोस्टा कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के माने जा सकते हैं। म्यांमार में जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल पहले हमने देखा था कि तख्ता पलट हुआ था, जुंटा शासन लाया गया था, तो वैसे ही जुंटा शासन बर्किना फासो में भी लगा है। वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया था सैन्य नेता ने। तो जुंटा नेता जो थे कर्नल पॉल हेनरी दामिबा, ठीक है, ये बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इन्होंने घोषित कर लिया है खुद को, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ये बन गए हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख और उन्होंने KJS ढिल्लोन को रिप्लेस किया है। उसके बाद रिटायर्ड वाइस एडमिरल G अशोक कुमार, ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद S उन्नीकृष्णन नायर ये बन गए हैं न्यू डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के। S सोमनाथ इनसे पहले थे। S सोमनाथ जो है इसरो हेड बन गए, आपको पता होगा, हमने आपको बताया था लास्ट मंथ में। तो उनके स्थान पर ये आए S उन्नीकृष्णन नायर। उसके बाद चेतन घाटे ये न्यू डायरेक्टर बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक। इसके बाद डेनिस एलिपोव ये रशिया के मतलब ये भारत में रूस के नए राजदूत बनकर के आए थे, रशिया न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। और इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जुड़ी हुई न्यूज़ तो ये नहीं है, लेकिन कई बार जो है प्ले करता है एग्ज़ाम बोर्ड हमारे साथ, एग्जामिनर की आप जो है उधर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन रशिया ने जो ये राजदूत किसे बना करके भेजा है वो आप मिस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम जनरली एम्बेसडर नहीं डिस्कस करते, एम्बेसडर नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उसमें रशिया का राजदूत कौन है भारत में, उसका नाम पूछा जा सकता है इस बीच, तो ये इसलिए हमने इसको लिया है, डेनिस एलिपोव का नाम ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट रवि मित्तल ये बन गए हैं चेयरपर्सन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। MS साहू जो रिटायर हो गए थे सितंबर 2021 में, उनकी पोस्ट मिली रवि मित्तल को। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन बने हैं रवि मित्तल।
अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे फरवरी 2022 मंथ के एनएचआरसी की शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट, इसको जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा बेस्ट शॉर्ट फिल्म चुना गया है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार ये मिला एनएचआरसी की तरफ से, ये है स्ट्रीट स्टूडेंट। और दूसरा पुरस्कार मिला है रोमी मैती की फिल्म कर्फ्यू को। ठीक है, ये दो फिल्मों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार ये मिला है कुचिपुड़ी डांसर अपर्णा सतीशन को। उसके बाद इंडिया यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवाल इंटरनेशनल अवार्ड ये मिला है मध्य प्रदेश की एनुअल टूरिज्म प्रमोशनल प्रोग्राम जो है जल महोत्सव को। ये एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है जल महोत्सव। तो फितूर करके एक संस्था है और एयर लिबर करके एक पत्रिका है, उनके द्वारा एक सर्किट पर्यटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें मध्य प्रदेश के इस प्रोग्राम को सम्मानित किया गया है। उसके बाद ये अवार्ड है पाकिस्तान का अवार्ड है, पाकिस्तान के द्वारा दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इसको कहा जाता है, हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान दिया है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स को। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम। तो फर्स्ट प्राइज मिला है यहाँ पर बेस्ट टैबली अवार्ड जो ये हुआ था 2022 का रिपब्लिक डे परेड उसमें। सेकंड प्राइज कर्नाटक की झांकी को मिला है जिसकी थीम थी पारंपरिक हस्तकला का पालना। ठीक, उसके बाद मेघालय की ये झांकी थी, इसकी थीम थी 50 साल पूरे महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकारी सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को श्रद्धांजलि। तो इसको तीसरा पुरस्कार मिला। इतना डीप नहीं पूछा जा सकता है, हालांकि हम उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम देंगे तो हमसे इस झांकी की थीम पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम, क्योंकि काशी कॉरिडोर बना था तो वो सब जो है दर्शाया गया था इस झांकी में। फिर उसके बाद यहाँ पर आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ये मिला था डैरिल मिशेल को। ये न्यूजीलैंड क्रिकेटर है, आईसीसी के द्वारा दिया जाता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का ये मतलब है कि क्रिकेट की स्पिरिट को जहाँ पर मेंटेन करने का एक जेस्चर शो किया जाता है किसी प्लेयर के द्वारा, उसको मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेमीफाइनल चल रहा था T20 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के खिलाफ, डैरिल मिशेल खेल रहे थे तो ऐसा हुआ था कि उनकी जो है कोलिजन हो गया था रन लेते समय बॉलर के साथ, तो उन्होंने रन लेने से मना कर दिया था। तो मतलब ये एक स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का जेस्चर माना गया था। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, नाम ध्यान रखिए खाली। क्यों दिया गया अवार्ड उन्हें ये नहीं पूछा जाएगा। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। 18th लेट माधव राव लिमाय अवार्ड, ये इसमें कैटेगरीज होती हैं और इसमें एक कैटेगरी होती है कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य का पुरस्कार ये मिला है नितिन गडकरी को। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर हैं वो महाराष्ट्र में अपने वर्क्स की वजह से और वैसे भी। तो ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है सार्वजनिक वाचनालय करके नासिक में, उसका ये अवार्ड है 18th माधव राव लिमाय अवार्ड में ये दक्ष संसद सदस्य का पुरस्कार ये मिला है नितिन गडकरी जी को। इसके बाद 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अवार्ड्स ये हुए थे और इसमें कई कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी होती है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, एक कैटेगरी होती है बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन और बेस्ट यूज़ ऑफ एआई मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें जो है तीनों ही कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है कर्नाटका बैंक को। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, बस इतना याद रखिए। 3 कैटेगरी में कर्नाटका बैंक को ये अवार्ड मिला है IBA के द्वारा। इसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया था पुष्पा को और बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया था शेरशाह को। शेरशाह जो है फिल्म आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित। उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को 83 फिल्म के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, बाकी तो कई सारी कैटेगरीज थी, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। एसोचैम के अवार्ड्स में इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड ये मिला था महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को मिला एसोचैम की तरफ से। उसके बाद 17वें IBA वार्षिक बैंकिंग अवार्ड में तो इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे लार्ज बैंक, उसके बाद स्मॉल बैंक होता है और उसमें अलग अलग फिर सब कैटेगरीज होती हैं। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर बड़े बैंकों के खंड में बात हो रही है, तो बड़े बैंकों के खंड में अवार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, उसके बाद बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, इसमें बड़े बैंकों की कैटेगरी में SBI को मिला है। यहाँ पर खाली बड़े बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करेंगे। बेस्ट पेमेंट्स इनिशिएटिव में भी 3 कैटेगरी होती है, इसमें खाली पब्लिक बैंक का नाम ध्यान रखेंगे जो कि है पब्लिक सेक्टर का SBI। उसके बाद बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है ICICI बैंक को। बस इतने अवार्ड काफ़ी हैं। देन इसके बाद ये बुक्स एंड ऑथर हैं। बुक्स एंड ऑथर में सबसे पहले फियरलेस गवर्नेंस नाम की किताब लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पर ये किताब लिखी है सगारिका घोष ने। उनकी पहले इंदिरा गांधी पर भी किताब आ चुकी है, इंदिरा गांधी इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। बिल गेट्स की नई किताब आने वाली है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक। ठीक है, ये मई 2022 में आएगी, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक बिल गेट्स। इसके बाद द 10
ट्रिलियन ड्रीम, ये किताब लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के। उसके बाद ऑपरेशन खात्मा, ऑपरेशन खात्मा जर्नलिस्ट आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी है। ये 1996 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये लिखी है रो खन्ना ने। देन उसके बाद 3 किताबों की श्रृंखला जिसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी दूसरी खंड आने वाली है और इसके लेखक हैं इस ट्रायोलॉजी के जे साईं दीपक, ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। इंडिया दैट इज भारत इसका पहला संस्करण आ चुका है, दूसरा संस्करण है, ठीक है, तीसरा आएगा, ये ट्रायोलॉजी है। उसके बाद ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबॉन्डेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इसको लिखा है सैमुअल मेयन ने। उसके बाद अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। इसके बाद A हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पॉइंटरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, उमा दास गुप्ता ने लिखा है। उसके बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किताब लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। इंपॉर्टेंट डे डेट्स थीम्स देखेंगे। फेब 2022 मंथ की मार्टिर्स डे, यहाँ पर पुण्यतिथि होती है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि या फिर 74वां शहीदी दिवस था। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में भारत मनाता है। इसके बाद वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, वर्ल्ड NTDD यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस वो होती हैं जिनको डिसीज लोग नहीं मानते हैं, जो तेजी से बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट, ट्रॉपिकल डिसीज माना जा सकता है, इसको लगातार स्नेक बाइट से घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसको डिसीज नहीं मानते हैं, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती है। ये 30 जनवरी को होता है। अब इसका इस बार थीम थी, इस बार स्लोगन था इसका, फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस डे को मनाने के लिए पिछले साल भारत ने जो है इलिमिनेट किया था अपनी रेड फोर्ट बिल्डिंग को। इस एक्चुअली शायद कुतुब मीनार को किया था। इस साल किसको इलिमिनेट किया है, आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये थोड़ा सा बहुत ज़रूरी फैक्ट नहीं है, लेकिन एक बार आप एक्सप्लोर करिए किस की बिल्डिंग को भारत ने इलिमिनेट किया था इस डे को कह सकते हैं मनाने के लिए। उसके बाद 30 जनवरी को होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। उसके बाद 46th रेजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, 46th रेजिंग डे बनाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था 1 फेब 1977 को। तो इसी दिन राइजिंग डे बनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। कल्पना चावला की डेथ एनिवर्सरी ये मनाई जाती है 1 फेब को। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ये मनाया जाता है फरवरी के पहले सप्ताह को, यानी 1 से 7 फेब को, और प्रस्तावित किया गया था इसको जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के द्वारा 2010 में यूएन में। कॉमन वर्ड पहल थी, कॉमन वर्ड इनिशिएटिव उस किंग अब्दुल्ला का, उसके तहत ये तब से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये 2 फेब को होता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वर्ल्ड कैंसर डे ये होता है 4 फेब को। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये होता है 4 फेब को ही। देन इसके बाद सेफर इंटरनेट डे ये होता है मतलब प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन को, ठीक है। तो ये 8 फेब को इस बार पड़ा था। इस बार इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। उसके बाद वैश्विक दलहन दिवस या फिर वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फेब को होता है और 2019 से इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद नेशनल डिवॉर्मिंग डे ये होता है 10 फेब को। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 से मनाना शुरू हुआ था। इसमें अल्बेंडाजोल की टेबलेट्स दी जाती हैं, वितरित की जाती हैं डिवॉर्मिंग डे के दिन। उसके बाद विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 11 फेब को। इस बार इसकी थीम थी इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तिलका मांझी की जयंती मनाई गई 11 फेब को, ठीक है, 272वीं जयंती थी। और मंगल पांडे के विद्रोह से भी पहले 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे और इनका निधन हुआ था एक्चुअली 1784 में, ठीक है। और काफ़ी क्रूर तरीके से ब्रिटिश लोगों ने इनको मरवाया था। मुंगेर में जो है इनकी डेथ हुई थी। और किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी, एटलीस्ट BPSC वाले कैंडिडेट जरूर हमको कमेंट करके बताइए। जिस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी तिलका मांझी ने। अगर हमसे पूछा जाए तिलका मांझी के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, तिलका मांझी का मूवमेंट का नाम क्या है, तो संथाल हुल करके इनका मूवमेंट था, 1771 के करीब शुरू हुआ था संथाल हुल। अभी जो मैंने बोला उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको सही करेंगे। देखिए तिलका मांझी की एनिवर्सरी पर ये आर्टिकल छपा था न्यूज़ ऑन एयर में, जितना इसमें लिखा है उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे संथाल हुल के लिए फेमस है, जो 1784 में हुआ था। इन्होंने जो है रिवॉल्ट किया लगातार 1771 से 1784 तक, कभी सरेंडर नहीं किया। उन्होंने ऑगस्टस क्लीवलैंड पर अटैक किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसको जो है काफ़ी घायल कर दिया था। तिलापोर फॉरेस्ट में ऑपरेट करते थे तिलका मांझी और उनके लोग, और काफ़ी दिन तक ब्रिटिशर्स जो है उनका पता नहीं लगा पाए। हालांकि फिर फाइनली 1784 में उन्हें पकड़ लिया गया और घोड़े की पूंछ के पीछे बांध करके घसीटा गया कलेक्टर के रेजिडेंस तक, भागलपुर बिहार में। मेरे मुंह से मुंगेर निकल गया था, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। भागलपुर बिहार में जो है उनकी बॉडी को लटका दिया गया था बैनन ट्री से, और वहीं पर उनका निधन हुआ था, ठीक। भागलपुर बिहार में जो है इनकी डेथ हुई थी, नॉट मुंगेर में नहीं, ठीक है। ये आप सही करिएगा यहाँ। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फेब को, तो पहला वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया गया था 2017 में, ठीक है।
और ये होता है वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फेब को। उसके बाद नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये 12 फेब को मनाया गया। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 से 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मना रहा है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड रेडियो डे ये होता है 13 फेब को, ठीक है। और नेशनल वुमेंस डे ये होता है 13 फेब को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात नहीं हो रही है जो मार्च में होता है, ये है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये अब की बार मनाया गया है सरोजनी नायडू जी की जयंती के रूप में। गुरु रविदास जयंती ये 16 फेब को होती है, इसे विशेष तौर पर पंजाब में मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की एनिवर्सरी 19 फेब को 1630 में शिवनेर किले में जीजाबाई और शाहजी भोंसले के घर इनका जन्म हुआ था, शिवाजी महाराज का, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में एज अ गॉड, एकदम ईश्वर की तरह जो है पूजे जाते हैं, रिवर किए जाते हैं शिवाजी महाराज। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री, उसमें भी शिवाजी का इंपॉर्टेंट रोल है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लास्ट कैंपेन जो था छत्रपति शिवाजी महाराज का वो कहाँ था और कब था, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। 7th सॉइल हेल्थ कार्ड डे, सॉइल हेल्थ कार्ड डे 7th, ये 19 फेब को मनाया गया। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाया जाता है किसानों का, उसमें कितने इंडिकेटर्स पर विचार किया जाता है। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे 20 फेब को, ठीक है, होता है। और 20 फेब 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए थे भारतीय राज्य के रूप में। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस, ये 20 फेब को होता है, पहली बार 2009 में मनाया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे, पिछली साल आपको याद होगा ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे, इसकी घोषणा यूनेस्को ने बांग्लादेश के अनुमोदन पर की थी 17 नवंबर 1999 में, ठीक है। और 21 फरवरी 2000 में से जो है प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे मनाया जाता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद वर्ल्ड थिंकिंग डे, वैश्विक चिंतन दिवस, ये 22 फेब को होता है। और इस बार इसकी थीम थी आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर। सेंट्रल एक्साइज डे ये होता है 24 फेब को, और ये ऑब्जर्व किया जाता है जब सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट पास हुआ था 24 फेब 1944 को, उसके उपलक्ष्य में सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स फेब 2022 के देख लेते हैं हम लोग। स्कॉर्पियन क्लास की भारत की 5वीं पनडुब्बी यानी कि वागीर ने अपनी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की। इसका जलावतरण वैसे तो नवंबर 2020 में कर दिया गया था, लेकिन ये पहली यात्रा इसकी थी, तो ये फिर से न्यूज़ में आई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको किसने डेवलप किया है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई ने फ्रांस की DCNS कंपनी के सहयोग से। मिलान 2022 अभ्यास ये विशाखापट्टनम में हुआ था, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हवासोंग 12 मिसाइल नॉर्थ कोरिया में, इसका सफल परीक्षण किया गया था। एक बैलिस्टिक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है हवासोंग 12, ये नॉर्थ कोरिया की है। अब इसमें जैसे हमको याद है कि हवासोंग जो है नॉर्थ कोरिया की, लेकिन कई बार आप रिकॉल नहीं करते हैं, और एग्जाम में अगर ऑप्शन आता है चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है इसके नाम को देख करके। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया की ये मिसाइल है हवासोंग 12, इसका परीक्षण किया गया था 30 जनवरी 2022 में। 5वां पोत ICGS सक्षम को यहाँ पर डिलीवर कर दिया है भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ये 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना जो शुरू हुई थी आपकी 2016 में, उसका ये 5वां और अंतिम पोत जो है डिलीवर कर दिया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका नाम है ICGS सक्षम। इसके बाद डिफेंस लैंड सर्वे बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्निक्स, यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए करीब 17.78 लाख एकड़ रक्षा भूमि के सर्वेक्षण का अभ्यास पूरा कर लिया है, जो स्वतंत्रता के बाद मतलब ये इंडिपेंडेंस के बाद रक्षा भूमि यानी डिफेंस लैंड जो भारत में है पूरा, उसका सर्वेक्षण पहली बार ऐसा किया गया है, वो भी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हुए। तो ये कितना की गई है भारत की रक्षा भूमि? 17.78 लाख एकड़। देन इसके बाद खाइबर बस्टर मिसाइल, इसको अनिविल किया गया है। ये कहाँ पर अनिविल किया गया है? इसको ईरान में। इसके बाद इंडिया को 3 अधिक राफेल जेट मिल चुके हैं। भारत में अब कुल मिलाकर 35 राफेल आ चुके हैं। अंतिम दस्ता जो है पहुंचेगा 36वां और अंतिम, ये अब मार्च-अप्रैल 2022 में ये आखिरी जो है डिलीवरी होगी राफेल की। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF ने चलाया था देश भर में, और इसमें ये बेसिकली चिल्ड्रन रेस्क्यू ऑपरेशन है, और इसमें बच्चों को बचाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे जंगल में फंस जाते हैं, गिरोह के ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, ठीक है, या फिर जो उनसे भीख मंगवाया जाता है गिरोह के द्वारा, तो ऐसे इतने बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू जो है 2006 के बाद अब पहली बार 2022 में हो रहा है। ये विशाखापट्टनम में दूसरी बार फ्लीट रिव्यू किया जा रहा है। पहला भी यहीं पर किया गया था 2006 में, और प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू ये दूसरा, ये भी 2022 में किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, ठीक है। न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम CDOM, इसका टेस्ट किसने किया है? इजराइल ने, ठीक है। नौसेना वायु रक्षा प्रणाली CDOM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया इजराइल ने। उसके बाद फर्स्ट हैकाथॉन सैन्य रण क्षेत्रम, ये कहाँ पर हुआ था? महू में, ठीक है। शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड के समग्र मार्गदर्शन में किया गया था महू में, ठीक है। सैन्य रण क्षेत्रम, इसको कंडक्ट किसने किया था? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ ने।
उसके बाद कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण जो है भारत ने किया है। ठीक है, एक्चुअली परीक्षण नहीं किया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना के बीच कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। 3 साल में ये पूरा किया जाएगा, नॉट परीक्षण। इसके बाद ईस्टर्न ब्रिज, ये 6th एडिशन जो है ईस्टर्न ब्रिज एरियल एक्सरसाइज यानी कि वायुसेना का अभ्यास, ये वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया था। हमने किसके साथ किया? हमने किया है ओमान की वायुसेना के साथ। ओमान के साथ हमने किया है ईस्टर्न ब्रिज। सिंगापुर में एयर शो 2022 आयोजित किया गया था और इसमें काफ़ी सारे देशों की वायुसेना ने भाग लिया था। भारतीय वायुसेना की जो है एक टुकड़ी गई थी, 44 मेंबर कॉन्टिजेंट इंडियन एयरफोर्स का वहाँ पर गया था और वहाँ पर हमने प्रेजेंट किया था तेजस MK1 को। ठीक है, स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस MK1 AC को प्रस्तुत किया था हमने वहाँ पर। एक बाई एनियल प्रोग्राम है और कुल मिलाकर के उड्डयन उद्योग अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच है ये। अलग अलग देश अपने उड्डयन उद्योग यानी कि एयर डिफेंस या फिर एयर एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शोकेस करते हैं वहाँ पर, एक फेयर टाइप का है। तो वहाँ पर भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस MK1 AC को लगाया था वहाँ पर प्रदर्शनी में। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है कि फेब 2022 में एयर शो 2022 किस देश में हुआ था? तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिंगापुर में हुआ था। और अगर रेयर केस में पूछ लिया जाए कि भारत ने क्या प्रेजेंट किया, तो तेजस MK1 AC को प्रस्तुत किया था। रशिया और बेलारूस ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की बेलारूसियन बॉर्डर के पास। ठीक है, ये 10 से आपका 10 दिन तक चलने वाला सैन्य अभ्यास था। रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी बॉर्डर पर ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। 27 फेब से 10 मार्च के बीच भारत और जापान अपनी सैन्य अभ्यास करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मगार्जन। ठीक है, धर्मगार्जन कहाँ पर होगी? बेलगाम कर्नाटक में। इसके बाद ऑब्ituरीज देख लेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, इनका निधन हुआ था और ये दीनानाथ मंगेशकर के घर इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका हेमा था। लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उसके बाद भारत रत्न मिला इनको, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार कई बार मिला, 4 बार। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला इन्हें 3 बार। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2009 में इनको मिला था। तो ये कुछ पुरस्कार ध्यान रखिएगा इनके बारे में। बढ़ते हम लोग आगे। शकुंतला चौधरी, ये फ्रीडम फाइटर और गांधीयन सोशल वर्कर थी। इनको शकुंतला बाईदेव के नाम से जाना जाता था और पद्मश्री इनको मिला था। 102 साल की आयु में इनका निधन हुआ। उसके बाद चन्नवीरा कानवी, इन्हें समन्वय कवि या फिर सुलह का कवि कहा जाता था या फिर पोएट ऑफ रिकॉन्सिलेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में दशकों तक प्रोफेसर रहे R राजमोहन का निधन हुआ था। उनको कल्कि प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है, जिसमें एक नया एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया गया था भारत की तरफ से और ये फर्स्ट एस्ट्रॉयड इंडिया ने डिस्कवर किया था 104 सालों में। ठीक है, कल्कि प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड थे R राजमोहन। प्रवीण कुमार सोबती, ये एथलीट थे, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हुआ है और बेसिकली एक एक्टर के रूप में जाने लगे थे। BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार इन्होंने निभाया था, अभी नहीं रहे। उसके बाद बप्पी लाहिड़ी, ये संगीतकार और गायक, इनका नाम आलोकेश लाहिड़ी था। 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। संध्या मुखर्जी का निधन हुआ और ये पिछले महीने भी न्यूज़ में थी जब पद्मश्री इनके लिए अनाउंस किया गया था, हालांकि इन्होंने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। और ये बंग विभूषण सम्मानित की जा चुकी हैं और बहुत सारे गीत इन्होंने गाए हैं बंगाली लैंग्वेज में। संध्या मुखर्जी। इसके बाद ल्यूक मोंटाग्नियर, ये फ्रेंच रिसर्चर थे, ये नहीं रहे। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जो 2008 में डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इब्राहिम सुतार, ये सोशल वर्कर और पोएट थे, कन्नड़ का कबीर इनको कहा जाता था, ये नहीं रहे। उसके बाद हेमानंद बिस्वाल, ये ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और राज्य के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये नहीं रहे। उसके बाद स्कीम्स कैंपेन्स देख लेते हैं फेब 2022 मंथ की। सबसे पहले परय शिक्षालय, ये शुरू किया था कैंपेन या फिर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने। इसको परय शिक्षालय या फिर नेबरहुड स्कूल बोल सकते हैं ट्रांसलेट करें तो बंगाली से। और इसमें 1 कक्षा से 7वीं कक्षा तक के छात्रों को खुली कक्षाओं यानी कि ओपन एयर क्लासरूम्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जिनकी स्कूलिंग प्रभावित हुई है वेस्ट बंगाल में कोविड-19 की वजह से और विद्यालय शिक्षा से अलग हो गए थे किसी भी कारण से, उनको ओपन एयर स्कूलिंग के तहत फिर से शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद समृद्ध इनिशिएटिव, ध्यान रखिएगा, समृद्ध स्कीम नहीं है। समृद्ध स्कीम तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की तो अलग चल रही है, लेकिन ये समृद्ध इनिशिएटिव नीति आयोग का है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूसेड्स के साथ मिलकर के इन्होंने शुरू किया है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए अभिनव वितरण के लिए बाजार और संसाधनों तक सतत पहुंच, इसका फुल फॉर्म है, यानी कि सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में रूरल और ट्राइबल रीजन्स में वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, समृद्ध इनिशिएटिव। तो किससे एसोसिएटेड है? कुल मिलाकर हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है। गुजरात राज्य की सरकार लाई है न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये लागू होगी वहाँ पर 2022 से लेकर 2027 तक। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसको जारी किया था 17 फेब 2022 को।
और इसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा जारी की गई थी। आपको पता है 2016 में संपदा योजना के नाम से जारी की गई थी, फिर 2017 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया था। अब इसको बढ़ा दिया गया है आगे, स्कीम को कई सारी स्कीम्स आगे बढ़ाई जाती हैं बजट सेशन के बाद, तो उसमें से एक है, इसको मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 इसको अभी जो है जारी किया है। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है। फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, और इसके तहत क्या किया गया है कि जो लक्ष्य रखा गया था ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का, इसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। पहले जो है इसको रखा गया था 10 लाख टन यानी कि 1 मिलियन टन, अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था। अब इसको 2030 तक हमको अचीव करना है कितना, 5 मिलियन टन 2030 तक। ठीक है। मुंबई में वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट अभी शुरू किया गया है, वाटर टैक्सी या वाटर बस प्रोजेक्ट अभी शुरू किया गया है। ये भारत का पहला कुल मिलाकर ये आपका वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे मुंबई से नवी मुंबई तक। मुंबई और नवी मुंबई को ट्विन सिटीज़ बोला जाता है, तो इसके बीच ये वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, और इसको सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत फंड किया गया है। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है 2015 में शुरू किया गया था। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है कि हमारी जो तट रेखा है उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है अनलीश करना है। ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो स्कीम चल रही है उसमें लाभार्थियों से बातचीत करने के लिए कार्यक्रम जो सितंबर 2021 में शुरू किया गया था, उसका एक और एडिशन अभी कंडक्ट किया गया फेब 2022 में, और ये असम, झारखंड और केरल के लाभार्थियों से बातचीत की गई थी फेब 2022 में। ठीक है, तो ये है आपका लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम भी है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों से बातचीत की, पहले लाभार्थियों से रूबरू। हमारे एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है कि लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव जो है किसके लाभार्थियों से एसोसिएटेड है या फिर किस स्कीम से एसोसिएटेड है, तो आप लगाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके बाद पीएम किसान योजना की अपडेट आई थी कि इसके अंतर्गत 22 फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था आपका 24 फरवरी 2019 को। लॉन्च डेट ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट अपडेट है। कुछ एक दो और फैक्ट है, देख लेते हैं। हमारा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर ये आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का पेपर हुआ था। हालांकि इसमें जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे स्कीम से, इसको आपको देखना जरूरी है। यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित क्या सही है, तो 2.5 हेक्टेयर की तक कृषि योग भूमि होगी तभी इस योजना के पात्र होंगे क्या किसान, ऐसा है नहीं। शुरू में ये लैंड की बात थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। सभी किसान इसके जो है पात्र हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जिनका हायर इनकम ग्रुप है, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है, उनको नहीं मिलता। बाकी हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिलता है। इसमें 4 बराबर किस्त नहीं होती, 3 किस्त होती हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है कि लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को लाभ दिया गया। तो हमने आपको बताया कि फेब तक आंकड़ा जो है 11 करोड़ पहुंच गया था, 11 दशमलव कुछ करोड़। तो ये 10 करोड़ किसान परिवारों को लाभ दिया गया। कटाई से पहले की आकस्मिक अवस्था के लिए, मतलब कटाई से पहले की आकस्मिक आवश्यकता संबंधित ऐसा नहीं है। किसान योजना से संबंधित जो भी धन मिलेगा, प्रधानमंत्री किसान योजना का जो भी फंड आएगा, किसान उसको कैसे भी यूज़ कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो कटाई से पहले यूज़ करे या फिर कैसे भी, वो अपने फैमिली एक्सपेंसेस के लिए भी उसे यूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी एसोसिएटेड, ये देख लीजिएगा। जैसे तो 2% जो है प्रीमियम होता है खरीफ फसल के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम दिया जाता है खरीफ फसल के लिए होता है 2%, रबी फसल के लिए होता है 1.5%, और वाणिज्यिक के लिए होता है आपका 5%। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन ये चलाया गया है। किससे एसोसिएटेड है कैंपेन, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एसोसिएटेड है। इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। ठीक है, 7वें वर्ष में प्रवेश करेंगे हम आगामी खरीफ सीजन से इस योजना के। और उसके बाद आपको पता है कि हमने आपको प्रीमियम बता दिया कितना कितना देना होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। ये सब बात ध्यान रखिएगा। हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फेब 2022 में शुरू किया गया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इनिशिएटिव जो है किससे एसोसिएटेड है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने नोटिफिकेशन दिया है 15 फेब को, और इसमें जो है रूल 138 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, ये इसको अमेंड किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 4 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे अगर 2 व्हीलर में बैठते हैं तो उनको हर हाल में क्रैश हेलमेट पहनाना पड़ेगा उनके पेरेंट्स को, और सेफ्टी हार्नेस से बांध करके उनको बैठाना पड़ेगा हर हाल में। और स्पीड लिमिट जो है 4 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए कर दी गई है। मतलब जो पेरेंट्स गाड़ी चलाते समय बच्चों को बैठाएंगे 4 वर्ष से नीचे के बच्चों को, वो 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पर अपनी बाइक नहीं चला सकते हैं, बाइक या 2 व्हीलर, स्कूटी को कुछ भी। ये एक बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इसको बढ़ा दिया गया था 28 फरवरी 2022 तक। ठीक है, पहले इसको बढ़ाया गया था 31 दिसंबर 2021 तक, अब इसको फाइनली 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपको T49 सुरंग के बारे में पता होना चाहिए। T49 सुरंग इस प्रोजेक्ट की लॉन्गेस्ट टनल बन गई इंडियन रेलवेज की टिल डेट। ठीक है, ये भारत के रेलवेज की लॉन्गेस्ट टनल बन गई है T49 सुरंग। टोटल इस प्रोजेक्ट की लंबाई है 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की, और इसकी T49 टनल लंबी है 12.758 किलोमीटर। इसके बाद रिकंस्टिट्यूशन किया गया एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, सेबी का
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी अध्यक्षता करेंगे जी महालिंगम। ठीक है, जी महालिंगम। लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था या फिर शिलान्यास किया गया 13 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 1976 में सबसे पहले लखवाड़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का कह सकते हैं विचार रखा गया था, लेकिन लेट होते होते और अभी तक नहीं बन पाया है। फाइनली जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया पीएमजी के द्वारा, और यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया जाएगा और इसमें 6 राज्यों को लाभ पहुंचेगा। 6 राज्यों को पेयजल, सिंचाई, बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वो कौन कौन से स्टेट हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, मतलब 5 राज्य क्यूटी ये है यहाँ पर कुल मिलाकर के। कौन सा राज्य इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, इस तरीके का सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा नाम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कलेक्टेड अंडर लखवार प्रोजेक्ट के मतलब ये जो लखवार प्रोजेक्ट के तहत जो पानी कलेक्ट किया जाएगा वो कैसे मैनेज होगा, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी इन 6 स्टेट्स के बीच या फिर 5 स्टेट्स और एक यूटीज के बीच 12 मई 1994 को। ठीक है, सौभाग्य योजना से जो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रीफाइड हाउसेस हैं उनकी संख्या के मामले में टॉप पर है राजस्थान। राजस्थान में सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित सिस्टम्स के माध्यम से जो घर इलेक्ट्रीफाई किए गए हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, जबकि सौर आधारित परियोजना से सौभाग्य स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में अभी तक एक भी घर जो है इलेक्ट्रीफाई नहीं हो पाए हैं। ये जानकारी यहाँ पर दी गई थी। सौभाग्य को लॉन्च कब किया गया था? 25 सितंबर 2017 को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक, या फिर अगली समीक्षा किए जाने तक, जो भी पहले हो तब तक ये स्कीम जारी रहेगी। निरामय प्रोजेक्ट शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा असम राज्य में। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पिरामिल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है, और ऑब्जेक्टिव है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसमें शुरू किया जाए असम में। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना 2021-22 से 2025-26 तक, अगले 5 वर्षों तक इसको रखने का फैसला किया गया है। ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो सेबी की है उसको उस कमेटी को रिकंस्ट्रक्ट किया सेबी ने, और अब इसको हेड करेंगे एन.आर. नारायण मूर्ति। तो सेबी की एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हेड कौन करेंगे? एन.आर. नारायण मूर्ति। डिनोटिफाइड ट्राइब्स के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए योजना लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 16 फेब 2022 को, और इसमें जो 4 मुख्य बिंदु हैं कौन कौन से? एजुकेशनल एम्पावरमेंट, फ्री कोचिंग टू दीज कम्युनिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लाइवलीहुड टू सपोर्ट इनकम जनरेशन एंड हाउसिंग। तो कुल मिलाकर जितनी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फ्री कोचिंग, ये सब दे करके डीनोटिफाइड ट्राइब्स को, नोमैडिक ट्राइब्स को सशक्त किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स की समस्याओं को देखने के लिए एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पहला आयोग स्थापित किया गया था। फिर बाद में डीनोटिफाइड ट्राइब्स से एसोसिएटेड रेंके आयोग की स्थापना 2008 में हुई थी। तो ये थोड़े से स्टैटिक फैक्ट हो गए डीनोटिफाइड ट्राइब के बारे में। आते हैं यहाँ पर वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम ऐसा अनाउंस किया है बजट भाषण में। इस वर्ष के बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन रहेगा। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको इवन अगर कुछ घर वर लेना हो तो एक जगह पर एक रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पोर्टल नहीं होंगे, ये सब कहा जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा 2021-22 से 2025-26 तक। ये सब देखिए बजट की बातें हैं और इसको बजट की वीडियो में बहुत डिटेल में समझा जाएगा, इस वजह से खाली ऊपरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम बजट का वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। बजट की चीज़ें आपको जल्द मिलेंगी। ठीक, अभी जो जानना जरूरी है उसको समझते हैं। जैसे आरपीएफ का अभी नन्हे फरिश्ते वाला कैंपेन आपने देखा था, ऑपरेशन आहट भी उन्होंने शुरू किया था, और इसका उद्देश्य था लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रूट की ट्रेन्स में जो विक्टिम हो जाते हैं, विमेन और चिल्ड्रन बेसिकली ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंस जाते हैं, उनको उनसे बचाने के लिए ये आपका कैंपेन लॉन्च किया गया था आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन आहट। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमा पर यानी कि लद्दाख रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में कनेक्टिविटी सुधार किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेजेस लोकेटेड नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च की गई है, और डिवाइन का फुल फॉर्म यहाँ पर है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा लागू किया जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए टोटल स्कीम है। इसको बजट में अनाउंस किया गया है, इसको डीप में समझेंगे बाद में। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। हमसे पूछ सकते हैं कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 कब लॉन्च हुआ? 4 फेब 2022 को। इसके बाद मॉरिशस में जो है सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जुगनौथ ने साथ मिलकर के वर्चुअल माध्यम से इसको लॉन्च किया था। सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टाइक फार्म की स्थापना भी भारत के सहयोग से मॉरिशस में की जा रही है। इसके बाद नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 2022 से लेकर 2027 की अवधि तक जो है कवर करेगा। इसमें प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें लाभ दिया जाएगा 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को। ठीक है, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में 15 वर्ष से ऊपर के बेनिफिशरीज होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रौढ़ शिक्षा इसमें लिखा है ना, तो मतलब ये 6 से 14 वाली शिक्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं है, ये है अडल्ट एजुकेशन के लिए। 15 वर्ष से ऊपर के लाभार्थी इसमें होंगे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बेनिफिट्स बढ़ाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्या होता है कि 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें होता है कि अगर पहला बर्थ होता है किसी फीमेल का, वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है 5,000 रुपये का। ठीक, उसको जननी सुरक्षा योजना के 1,000 रुपये से कंबाइन करते हैं तो टोटल हो जाता है 6,000 रुपये। ये बेनिफिट मिलता रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि मांग की जा रही थी कि सेकंड चाइल्ड को भी दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर जानकारी दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा कि अगर किसी महिला की दूसरी संतान लड़की होती है तो उसका बेनिफिट दिया जा सकता है आगे। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट दिया जा सकता है अगर सेकंड चाइल्ड जो है गर्ल चाइल्ड हो तब। स्माइल योजना चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, और उसमें 2 सब स्कीम्स चलाई गई हैं स्माइल योजना के तहत। स्माइल योजना के बारे में प्रीवियस मंथ में बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। स्माइल योजना में 2 उप योजनाएं चलाई गई हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना और भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र योजना। ये 2 स्कीम स्माइल स्कीम के तहत स्माइल स्कीम की सब स्कीम के रूप में शुरू की गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं फेब मंथ के। इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज, तो पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इसको कहा जा रहा है। बीजिंग विंटर ओलंपिक खत्म हो गए, हमको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर पदक जीते 37, फिर जर्मनी ने जीते, फिर चीन ने जीते। ठीक है, और भारत की तरफ से एकमात्र गए थे एथलीट वहाँ पर खेलने, पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान। 2 इवेंट में इन्होंने भाग लिया था और भारत के ध्वजवाहक भी रहे थे, और भारत ने इन खेलों में कोई पदक अनफॉर्चुनेटली नहीं जीता है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन 2023 भारत में होगा। ये मई या जून 2023 में आयोजित हो सकता है, और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे। इसमें जो है निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा कंट्री 2030 विंटर ओलंपिक को होस्ट करेगा, और ये भी डिसाइड किया जाएगा कि 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक गेम्स होने हैं उसका शेड्यूल क्या होगा। ये सब चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। आखिरी सेशन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हुआ था वो 1983 में हुआ था, अब जाकर के होगा ये 2023 में, मई या जून में हो सकता है। लखनऊ की फ्रेंचाइज ने अपना नाम दे दिया है। ठीक है, और फिर जो है अहमदाबाद की आईपीएल टीम ने भी अपना नामकरण कर दिया है, उसका नाम है गुजरात टाइटन्स। हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे इस आईपीएल टीम के। ये आईपीएल टीम 2022 में खेलेगी। 2028 में नए खेलों को शामिल किया गया ओलंपिक में, वो कौन कौन से हैं? सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 3 खेल जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होंगे इनमें 3 खेल नए जोड़े गए हैं। बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड और स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के साकिबुल गनी क्रिकेट के इतिहास में अपने पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच में 13 शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जो है 341 रन बनाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड, ये बंगाल में मिजोरम के खिलाफ ही मैच हो रहा था, रणजी ट्रॉफी का, बिहार वर्सेस मिजोरम, उसमें जो है 341 रन बनाए बिहार के रणजी प्लेयर साकिबुल गनी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसको किसने जीता है? इसमें हरियाणा की टीम ने इंडियन रेलवेज को हरा करके ये टीम जीत लिया है। विमेन सेक्शन में केरल की टीम ने इंडियन रेलवेज को हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया। लंका प्रीमियर लीग हुई थी और फाइनल में जो है जाफना किंग्स ने गौले ग्लैडिएटर्स को हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के रिजल्ट्स ध्यान रखना है। नडाल जो है 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले प्लेयर बन गए, ये भी याद रखिएगा। राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेडेव को हरा करके जो है मेन सिंगल टाइटल जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। और वुमेन सिंगल में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने डेनियल कोलिन्स जो कि यूएस से हैं उनको हरा करके वुमेन सिंगल फाइनल जीता, या फिर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता 2022 का। ठीक, उसके बाद लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022, इसमें ये मस्कट में हुआ था। इसमें फाइनल में एशिया लॉयंस को 25 रन से पराजित कर जो है ये जीता वर्ल्ड जायंट्स ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 जीत लिया है। ठीक है, फाइनल में किसको हराया था? एशिया लॉयंस को। इसके बाद मेंस हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुई थी और भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक इसमें जीता, ब्रॉन्ज। और भारत की तरफ से सर्वाधिक गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए, और ये इवेंट ढाका में हुआ था। फाइनल में साउथ कोरिया ने हालांकि जापान को हरा करके टाइटल जीता। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि मेंस हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 किसने जीती, तो साउथ कोरिया ने। किसको हराया? जापान को। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, ये किसने जीता है? ये सेनेगल ने इजिप्ट को हरा करके एशिया कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप जीती। AFC विमेंस एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, इसको किसने जीता है? चीन ने दक्षिण कोरिया को हरा करके ये आपका फाइनल जीत लिया, AFC विमेंस एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने। ठीक है, इसके बाद विमेंस एशिया कप हॉकी 2022, ये जो है हुआ था, इसमें भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मस्कट, ओमान में। टूर्नामेंट किसने जीता? विमेंस एशिया हॉकी कप 2022, जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता। ये अपना तीसरा खिताब।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीता? ये भारत ने जीता। और भारत ने कुल मिलाकर के 2000 में मोहम्मद कैफ की कैप्टनसी में ये कप जीता था, विराट कोहली की कैप्टनसी में 2008 में कप जीता, उन्मुक्त चंद की कैप्टनसी में 2012 में, और पृथ्वी शा की कैप्टनसी में 2018 में, और अब 2022 में ये यश ढुल की कैप्टनसी में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, जिसका आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, 5वां अंडर 19 खिताब है भारत का। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया था? इंग्लैंड को हराया था, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे राज बावा। एशेज सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ये आपकी 8 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक चली थी। 5 टेस्ट खेले गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से लगातार तीसरी बार एशेज सीरीज जीत ली। उसके बाद खेलो इंडिया एलोकेशन बढ़ा दिया गया है, और खेलो इंडिया स्कीम को भी बढ़ा दिया गया है। 15वां वित्त आयोग जब तक रहेगा, यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक, तब तक खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलता रहेगा। ठीक है, और इसके बजट में 48% की वृद्धि की गई है, और इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में भी शामिल कर लिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। फिर उसके बाद SAIF अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। तो SAIF अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप में इसका आयोजन हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। इसमें 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। बांग्लादेश ने फाइनल मुकाबले में इंडिया को पराजित करके इस प्रतियोगिता को जीत लिया था। उसके बाद 30th ईरान फज्र इंटरनेशनल चैलेंज 2022। ठीक है, इसमें ये बेसिकली जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट था। जूनियर बैडमिंटन प्लेयर तस्नीम मीर ने फाइनल में इंडोनेशिया की यूलिया योस्फिन सुसांतो को हरा करके 30वीं ईरान फज्र इंटरनेशनल 2022 में महिला एकल खिताब अपने नाम किया। और ये गुजरात की हैं तस्नीम मीर, अंडर 19 एकल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन 2022, फीफा क्लब विश्व कप 2021 बेसिकली, सॉरी, इसका आयोजन वैसे 2021 में होना था, नहीं हो पाया था। फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन 2021 ये कौन बना? चेल्सी ने जो है पॉमराइज क्लब को हरा करके ये अपना फीफा क्लब विश्व कप खिताब जीत लिया। ये अबू धाबी में टूर्नामेंट हुआ था। सिंगापुर भारत भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022, यानी कि सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 टूर्नामेंट ये हुआ था, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं हुई है मंथ में। 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन, यानी कि ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अध्यक्षता की थी, संबोधित किया था सम्मेलन को। डेफ एक्सपो 2022 ये आपको पता है कि मार्च में होना है। मार्च में हम और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये 12वां संस्करण है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हो रहा है? गुजरात के गांधीनगर में होगा, और इसकी तिथि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। ये पहले 9 से होना था, अब ये 10 से 14 मार्च के बीच होगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम है पाथ टू प्राइड। ठीक है, बस इतना अभी के लिए ध्यान रखिएगा, बाकी मार्च में इसको बताया जाएगा। और एक मोबाइल ऐप भी अभी लॉन्च किया गया इससे एसोसिएटेड। वो कौन सा है? डेफ एक्सपो 2022 मोबाइल ऐप। 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच एक कार्यक्रम किया गया संचालित, विज्ञान सर्वत्र पूजिते। क्या नाम है? विज्ञान सर्वत्र पूजिते। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर ये मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्षों की अवधि के दौरान देश की जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए ये जो है सप्ताह मनाया गया था। यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस पर पूछ सकते हैं कि विज्ञान सर्वत्र पूजिते कब से कब तक मनाया गया था? तो 22 से 28 फरवरी के बीच। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? हमारे प्रेसिडेंट जी ने। यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन समिट, ये कहाँ पर हुई थी? ब्रसल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन वैसे अक्टूबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से स्थगित हुआ था। अध्यक्षता किसने की? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने, और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल ने। डार्काथॉन 2022 ये ऑर्गेनाइज किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, साइबर विशेषज्ञों के लिए, कि जो कह सकते हैं डार्क वेब है और जो भी अनएथिकल मार्केट्स हैं उनकी कैसे खोज की जाए साइबर इनिशिएटिव से। जहाँ भी थॉन शब्द लगेगा वहाँ पर हम किसी चीज़ का मंथन करेंगे, और ये साइबर टर्म है, थॉन लग जाता है तो मतलब ये कंपटीशन मान सकते हैं, एक कह सकते हैं चिंतन मान सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाता है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन समिट ये कहाँ पर हुई थी? इथोपिया में। इथोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित की गई थी, और प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इसको संबोधित किया था। शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले बर्किना फासो को यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति रॉश मार्क क्रिश्चियन कॉबरे की सत्ता को हटा करके वहाँ की सेना ने छीन लिया था और जुंटा एस्टैब्लिश कर लिया था। जुंटा शासन ने फिर वहाँ के जुंटा लीडर को राष्ट्रपति भी नियुक्त किया, वो हम आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन में बता ही चुके हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन से जो है निलंबित किया जाने वाला देश कौन सा था जिसको फरवरी से निकाल दिया गया? वो था बर्किना फासो। इसके बाद फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट हुई थी 2022 में, और इसको संबोधित किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग हुआ था, ये 15 फरवरी 2022 को। देन इसके बाद क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी मेलबर्न में। इसमें भारत, जापान, अमेरिका और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। उसके बाद वन ओशियन समिट जो है हुई थी फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में हुई थी 9 से 11 फरवरी के बीच। और इसमें कहा गया था कि 2025 तक यूनेस्को कोशिश करेगा कि इसके सदस्य देश जो है स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को हर हाल में शामिल करें। देन इसके बाद ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया, ये कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। उसके बाद देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था कर्नाटक में।
ये हुआ था हम्पी कर्नाटक में। देवायतनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में टॉप स्टेट्स इन द लिस्ट ऑफ ओडीएफ प्लस यानी ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस। ओडीएफ प्लस जो चल रही है स्वच्छ भारत मिशन रूरल की, उसमें टॉप स्टेट कौन है? तो सबसे ज़्यादा ओडीएफ प्लस विलेजेस कहाँ पर हैं? आपके तेलंगाना में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, आखिरी पर कौन है? गुजरात। ठीक है, इसमें टॉप पर कौन है ये ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको जनवरी मंथ में बता दिया था वैसे। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स आ चुका है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 46 है। ठीक है, नॉर्वे यहाँ पर टॉप पर है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर आइसलैंड है। ठीक है, टॉप 5 एटलीस्ट इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, टॉप 10 ना भी याद रख पाए तो। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 आ चुका है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर उन्होंने अपने ही कंट्री को रखा है, यूएस को, फिर यूके को, फिर जर्मनी, फिर स्वीडन, फिर फ्रांस। भारत को 55 देशों में से 43वें स्थान पर रखा गया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई 2021 की राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। इन्होंने कहा है कि पत्रकारों, मीडिया हाउसेस पर किए जाने वाले हमलों के मामले में टॉप कौन सा आपका स्टेट है, ऐसी जो इन्होंने जो है लिस्ट बनाई है। तो सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं? जो सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर, मीडिया हाउसेस पर हमले होते हैं इनकी रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू कश्मीर में, फिर होते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर त्रिपुरा में। ये उनकी यहाँ पर लिस्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर टॉप 2 जरूर याद रख सकते हैं। उसके बाद टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आता है। इसमें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राउड या फिर ट्रैफिक किस सिटी में है। तो इस्तांबुल इसमें जो है टॉप पर, इस्तांबुल का जो है टॉप पर है शहर टर्की का। फिर मुंबई जो है भारत का वो शहर जो है 5th पर है, बेंगलुरु है 10th पर, 11th पर, फिर से न्यू दिल्ली 21 पर, पुणे। ये जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहर हैं। ये सूची है ट्रैफिक वाले शहरों की। और सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मक्का, सऊदी अरब। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की गई थी, और इसने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC को 10th पोजीशन पर रखा है ग्लोबली। ठीक है, तो ये एकमात्र इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है, LIC। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ SC एंटरप्रेन्योर्स इन द स्टेट्स। ठीक है, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी MSME मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा रिपोर्ट आई है कि MSMEs जो शेड्यूल्ड कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उसकी संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक SC एंटरप्रेन्योर्स की संख्या है महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर कर्नाटक, फिर पंजाब। ये आपको देखना है। और कहा गया है कि एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द ओवरऑल नेशनल टैली ऑफ MSME 6%, लगभग 6% ऑन एन एवरेज MSME जो है पूरे देश में शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट आई है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर नामक संस्था के द्वारा। दुबई एक्सपो में इसको जारी किया गया था रिपोर्ट को, और इसमें कहा गया है कि भारत उन शीर्ष सबसे 5 उत्कृष्ट देशों में से एक है, या फिर जहां पर बिजनेस जो है आसानी से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, सऊदी अरब सबसे ऊपर है जहां पर बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है। उसके बाद नीदरलैंड, फिर स्वीडन है। भारत जो है 4थे स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार, जहां पर नया व्यवसाय आसानी से शुरू किया जा सकता है। उसके बाद लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, लीड के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग। तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा रिपोर्ट आती है, और इसमें चीन शीर्ष पर है, फिर उसके बाद कनाडा है। ठीक है, और भारत तीसरे स्थान पर रखा गया है लीड इंडेक्स में। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है। 8 Feb 2022 तक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए ब्लूमबर्ग के अनुसार, और वैश्विक स्तर पर सबसे ऊपर है एलॉन मस्क, फिर जेफ बेजोस, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट। फिर उसके बाद डेलेट 2022 से CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई है। इसका नाम दिया गया है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतन करने वाले देशों में से 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत उन देशों में 5वें स्थान पर है जहां पर व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए वाकई में चिंतन करते हैं, या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट चेंज या क्लाइमेट चेंज के लिए प्रति जो है कंसर्न है। भारत के व्यवसाय ऐसे देशों के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पर है इस रिपोर्ट में। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है। इसमें सर्वाधिक जो है मिलेनियर कहाँ पर हैं रहते हैं भारत में? मुंबई में, फिर दिल्ली में, फिर कोलकाता में। फेब 2022 मंथ के MCQs यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अब 29 जनवरी 2022 को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर B। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि कंट्रीज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो इस्टेब्लिश किया जाएगा केरला में। केरला में इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है गाइडलाइंस एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। एक्सपेंडेड मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित करते हैं, और इसमें लिखा गया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे 1 मार्च 2023 से। एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस लागू हो रहे हैं 1 जुलाई 2022 से ही। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है।
फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, संरक्षण और प्रदूषण करने वाले कारकों को रोकना, नियंत्रित करना है। तो सही है, सेकंड वाला यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 29 जनवरी 2022 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था जद्दा में, ऑप्शन नंबर बी, जद्दा। जनवरी 2022 में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था पीएम जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के जुड़ने के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब 35 राज्य प्लस यूटी शामिल हो चुके हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड दोनों न्यूज़ हैं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम। अगला क्वेश्चन है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो भारत की पहली OECM साइट यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर वेबसाइट घोषित किया गया अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ये कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। तो सिचुएटेड है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में कहाँ पर शुरू की जाएगी? तो पर्पल रिवॉल्यूशन जो है एसोसिएटेड किससे आपको पता होना चाहिए, ये एसोसिएटेड है सबसे पहले एरोमेटिक क्रॉप्स पर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है, अरोमेटिक क्रॉप से एसोसिएटेड है पर्पल रिवॉल्यूशन, बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति की शुरुआत होगी रामबन, जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एरोमेटिक मिशन के तहत। अगला सवाल है कि विच एक्टर हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन फेब 2022। तो ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के फरवरी 2022 में अनाउंस किए गए थे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अक्षय कुमार। हालांकि ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर चुका है उत्तराखंड। दिसंबर 2021 में संजय दत्त ब्रांड एम्बेसडर रहे उत्तराखंड की एंटी ड्रग कैंपेन के। एंटी ड्रग कैंपेन जो है उत्तराखंड में चली थी, उसके ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया था। और स्टेट के 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं अब, ऋषभ पंत और अक्षय कुमार। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको पुराना करंट अफेयर याद है कि उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर किस एक्ट्रेस को बनाया गया था? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में कौन सा कथन सही है? 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस के अष्टलुगा से जर्मनी में स्थित जो ग्रिफ्सवॉल्ड तक फैली हुई होगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही। फिर उसके बाद है कि इस पाइपलाइन से प्रतिवर्ष 55 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। तो ये गैस पाइपलाइन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पर सही है नॉर्ड पाइपलाइन 2 के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस IIT ने किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IIT रुड़की ने, किसान, सिंपल इस ऐप का नाम है किसान। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास भारत में पानी की समस्याओं के बेहतर समाधान के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित कर रहा है। दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जो है बनाई जाएगी, ये भी सही है। उसके बाद है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है अजूका, इसने भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट विकसित की है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं इनोवेशंस के बारे में। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। सही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। उसके बाद मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक मालगाड़ी पहुंची है। तो मतलब आज़ादी के 75 वर्षों बाद मतलब ये ऐसा हुआ है कि इस स्टेशन पर कोई जो है गुड्स ट्रेन आई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार किस वर्ष तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी? इस ई पासपोर्ट को लॉन्च किया जाएगा 2022-23 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें पूछ लेकर कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यूज़ होगी इन पासपोर्ट्स में, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें पूछ रहे हैं कि वर्ष दिसंबर 2021 में किस देश ने वर्ष 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में अपना दूतावास खोला? तो इसका दूतावास खुला था चीन में, मतलब चीन का दूतावास खुला था निकारागुआ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ रह गई थी दिसंबर की, तो हमने इसमें यहाँ पर कवर कर लिया इसको। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के एक समूह ने चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का एक पहला टूल यानी उपकरण लॉन्च किया है? ठीक है, तो कीवर्ड यहाँ पर क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसोलिडेशन, जो ब्रेन जो है इसकी प्रोसेस को समझने के लिए न्यूरल सिग्नल कैप्चर करने वाला एक कह सकते हैं टूल बनाया है। तो ये किसने बनाया है? इंडिया के रिसर्चर्स ने। इंडिया में बेसिकली किस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने? जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक ग्रुप है, उसने ये बनाया है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए किस वर्ष तक जो है व्यापार लाभ यानी कि बिजनेस
प्रॉफिट्स पर एक फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो उन्होंने कहा है कि ये फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे वर्ष 2023 से। ऑप्शन नंबर ए। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के अनुसार फरवरी 2022 को गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनुमानित रूप से 13 मिलियन लोगों को गंभीर भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन सही है। फिर है कि सोमालिया, इथोपिया और केन्या रीजन जो है, यहाँ के लोग ड्राइस्ट कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि इससे पहले 1981 में देखी गई थी। तो 1981 के बाद अब तक की सबसे शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ये भी सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट। हाल ही में शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किसने किया? शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है कॉनरेड संगमा ने। ऑप्शन नंबर सी, कॉनरेड संगमा। जनवरी मंथ 2022 में फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेड की संख्या के आधार पर वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार तीसरे वर्ष विश्व में सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनने के साथ साथ नगद इक्विटीज़ यानी कि कैश इक्विटीज़ के मामले में चौथा सबसे बड़ा एक्सचेंज रहा था। दोनों स्टेटमेंट सही है एनएससी के बारे में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना कहाँ शुरू की? तो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया? इंदौर में। अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने कॉस्मो स्काई मेड सेकेंड जनरेशन FM2 इटली का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो ये नाम है, इसको लॉन्च किया 1 फरवरी 2022 को, और इसको लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा USA के स्पेस स्टेशन से। तो दोनों यहाँ पर सही है। तो स्पेस एक्स ने कॉस्मो स्काई मेड सेकेंड जनरेशन FM2, ये जो इटली का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको फ्लोरिडा से लॉन्च किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये हर बार जो है फेब में खोला जाता है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट ईयर भी करंट अफेयर में हमने आपको बताया था फेब में। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है। सही। फिर उसके बाद है कि लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया है। तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी। परम प्रवेग को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने भारत के आधार की तर्ज पर एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो आधार जैसा फ्रेमवर्क श्रीलंका विकसित करना चाहता है लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूनिक आईडी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। किस क्रिकेट टीम ने विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर 1000 वनडे मैच पूरे कर लिए हैं? 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 6 फरवरी 2022 को, जीता भी था। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है सर्वाधिक वनडे मैचेस के मामले में। 1000 में से 519 जीत भारत ने दर्ज की थी 1000 वनडे खेलने तक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और गुजरात स्थित खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को क्रमशः भारत के 48वें और 49वें रामसर स्थल के रूप में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स IT और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वनारायण ने बेंगलुरु में AVGC उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था। तो ये तो खैर इतना नहीं जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा 48th और 49th रामसर साइट कौन सा कहाँ था। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट। 7 फरवरी 2022 को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था मनसुख भाई मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मेदातारम यात्रा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है बताना। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, कौन सा यहाँ पर सही है ये बताना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदातारम यात्रा त्यौहार और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए इतने रुपए का बजट आवंटित किया गया। सही। ये त्यौहार 16 से 19 फरवरी को मनाया गया। ठीक, ये भी सही। कौन सा स्टेट मनाता है? तेलंगाना। और तेलंगाना में जो उनका ट्राइबल ग्रुप है, कोया जनजाति के लोग बनाते हैं। 4 दिन तक मनाया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुंभ मेले के बाद मेदातारम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला या त्यौहार माना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, और फेब 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शियोमारा कॉस्त्रो ने शपथ ली थी। तेलंगाना राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष 10 की सूची में स्थान हासिल किया, यानी कि जो टॉप 10 विलेजेस थे सांसद आदर्श ग्राम योजना में, उसमें 7 थे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और एक विलेज केरल का शामिल था, एक झारखंड का। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल करेक्ट, डी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों और देश से
शराब की तस्करी को रोकने के लिए स्कैन टनल के उपयोग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बिहार सरकार विचार विमर्श कर रही है कि स्कैन टनल का उपयोग किया जाए। जो शराब बंद, जैसे जो है शराबबंदी है बिहार में, तो पड़ोसी राज्यों से तस्करी करके शराब मंगवाई जाती है। जैसे नेपाल बॉर्डर शेयर होता है बिहार से, तो नेपाल से भी आती है, पश्चिम बंगाल से आती है, उत्तर प्रदेश झारखंड से शराब तस्करी की जाती है वहाँ पर। भारत में 4 पहिया वाहनों के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 100 चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं 4 व्हीलर्स के लिए। ये सेक्टर 52 गुरुग्राम में शुरू किया गया है। रामानुजाचार्य जी की स्टैचू अनवील की गई थी हैदराबाद में पीएम मोदी जी के द्वारा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी उसको कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन 1000 वर्ष पूरे होने पर 120 किलोग्राम की एक इंडोर प्रतिमा भी लगाई गई थी, और इसका इनॉग्रेशन किसने कहाँ किया था वो बताना है आपको। तो एक तो वो मेन स्टैचू हो गई बैठी मुद्रा में, जिसका इनॉग्रेशन किया था पीएम जी ने, जिसमें 5 धातुओं का उपयोग किया गया था, वो अलग है। लेकिन ये इंडोर स्टैचू, इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अपने 3 वर्ष पूरे कर लिए। ये योजना कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो योजना शुरू की गई थी 24 Feb 2019 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि पीएलआई योजना के तहत खिलौना उद्योग को अभी हाल में नहीं शामिल किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट आया था मिनिस्ट्री की तरफ से। और सत्या नडेला जो है, इनको फर्स्ट रैंक दी गई ब्रांड फाइनेंस की टॉप सीईओ ऑफ द वर्ल्ड की रैंकिंग में, यानी कि वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट या टॉप सीईओज हैं उनकी रैंकिंग ब्रांड फाइनेंस ने बनाई थी, और उसमें टॉप पर स्थान रखा सत्या नडेला का। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले डीजल को अक्षय ऊर्जा से परिवर्तित करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो ये कहा गया है कि 2024 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी डीजल यूज होता है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है, ठीक है। और हमको नेट जीरो कब तक अचीव करना है? 2070 तक, याद रखिएगा। PSLV C-52 के संबंध में कौन सा सही है? 14 Feb 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल से अपने पहले मिशन को लॉन्च किया। PSLV C-52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 7 Feb 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये था आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। ताज महोत्सव के बारे में कौन सा आपका कथन सही है बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ताज महोत्सव का आयोजन 20 से 29 मार्च के बीच आगरा के शिल्पग्राम नामक गांव में आयोजित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये इसका विषय होगा, और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा, नो डाउट। शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशलों को प्रदर्शित करने में सहायता करने के लिए उद्देश्य से हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वेरियस स्किल से एसोसिएटेड है, क्राफ्टमैनशिप से एसोसिएटेड ये आपका रहेगा ताज महोत्सव। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ताज महोत्सव की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में 1992 से। उसके बाद जून 2021 में भारत ने 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने के बाद फेब 2022 में कितने एप्लीकेशंस पर अभी प्रतिबंध लगाया है? तो 54 और ऐप बैन कर दिए हैं इंडिया ने फेब 2022 में। 25 जनवरी 2022 को एक मादा ऑलिव रिडले कछुआ जो है पश्चिमी तट के साथ सेटेलाइट से टैग होने वाली पहली कछुआ प्रजाति बनी, ये सही है। उसके बाद नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है इसने फर्स्ट विजिबल लाइट इमेजेस अभी सरफेस ऑफ वीनस की ली हैं स्पेस से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रूड पाम ऑयल यानी कि कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया है। ये पहले कितना था? पहले था ये 7.5% का, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है, याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए। अब जल्दी से हमको ये कमेंट करके बताइए कि जितना भी भारत खाद्य तेल मंगवाता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार के तेल का है? विच टाइप ऑफ ऑयल? कैनोला ऑयल है, सोयाबीन है, किस टाइप का ऑयल भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल में से? नेपाल में किस मुख्य न्यायाधीश पर अभी महाभियोग लगाया गया है? तो चोलेंद्र शमशेर राणा करके एक न्यायाधीश है वहाँ पर नेपाल में उन पर इम्पीचमेंट लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने भारत की पहली मोबाइल लेवल 3 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप मदद के रूप में भेजी? तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में अफगानिस्तान में भेजी गई है ये। हाल ही में किन दो देशों के बीच आपसी तनाव के कारण बाबुश्का बटालियन चर्चा में रही? कई सारे ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। बाबुश्का बटालियन का संबंध है यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट से, ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ जाकर ट्रक वालों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है?
तो किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? कनाडा के प्रधानमंत्री ने, जस्टिन ट्रूडो ने। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, एक्चुअली सी, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा। 14 फेब 2022 को इसरो ने इंस्पायर सैट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया। पहली बार इसरो के साथ ताइवान के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए थे। इस लॉन्च में उपग्रह को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के यूनिवर्सिटी सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में किस देश में लैसा फीवर या लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई? लसा फीवर का अभी हाल में ये जो कैजुअलिटी देखी गई है वो देखी गई है ब्रिटेन में। लसा फीवर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, और नाइजीरिया में लस्सा नाम की जगह थी, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था 1969 में, तभी से इसको लसा फीवर कहा जाता है। अभी इसका केस देखा गया है फेब 2022 में ब्रिटेन में। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए कोई नियम फिलहाल नहीं है, तो इसी का हवाला देकर के जो इस पुलिस अधिनियम ने बैन किया था कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग को, उसको प्रतिबंधित कर दिया है कि कुल मिलाकर इसमें कोई विचार नहीं किया गया कि किस प्रकार का गेम हानिकारक है, किस प्रकार का नहीं। अगर स्किल बेस्ड गेम कोई ला रहा है तो उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ऐसा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना। या अदरवाइज सरकार खुद ही रेगुलेटरी कानून लाए। लॉटरी जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग जो है ऐसा कोई टर्म नहीं है, ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं रेगुलेशन नहीं है, कोई लिस्ट का पार्ट नहीं ऑनलाइन गेमिंग करके, तो ऐसा हवाला दे करके ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कर्नाटक पुलिस एक्ट के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया गया था उसको हटा लिया है, ठीक है। इसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता करके इसको खत्म कर दिया है। तो ये बेंच थी, इसमें जस्टिस थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बनेगा? नेपाल जो है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला कंट्री बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप शुरू की गई है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये शुरू की गई थी बीकानेर जिले राजस्थान में, ठीक है। इसको परामर्श 2022 कहा गया था, ये करियर परामर्श कार्यशाला थी, ठीक। और इस कार्यशाला का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के करियर सेवा संस्थान और एडू माइलस्टोन नामक एक शैक्षिक स्टार्टअप के माध्यम से किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। तो इस वर्कशॉप में करीब 1000 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से भारत का सबसे बड़ा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप कहा जा रहा है। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोपोलिस नामक शहर कहाँ है जहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत फेब 2022 में हुई? तो ये आपका पेट्रोपोलिस है ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन द्वारा देश भर के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है फेब 2022 तक की अपडेट के अनुसार। और चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, फरवरी 2022 में भारत का 1वां हर घर जल जिला बन चुका है, ठीक है। 1वां भारत का हर घर जिला कौन सा बना? चंबा। भारत का पहला हर घर जल स्टेट कौन सा बना था? गोवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक जगह पर 3 साल के बच्चे में वाइल्ड पोलियो का एक मामला पाए जाने के बाद वाइल्ड पोलियो प्रकोप की घोषणा की गई है? 5 साल में पहला मामला अभी वाइल्ड पोलियो का आया है किसी भी अफ्रीकन कंट्री में, जबकि अफ्रीका को 2020 में वाइल्ड पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था अगस्त में। मलावी में 5 साल बाद ये वाइल्ड पोलियो का मामला देखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, तो मोटे तौर पर ये ध्यान रखिए कि मलावी में वाइल्ड पोलियो का मामला फेब 2022 में देखा गया, जबकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही वाइल्ड पोलियो को एलिमिनेटेड घोषित किया जा चुका है। अगला सवाल है, बिहार राज्य की सरकार के अनुसार अब किस दिन को राज्य में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो मुंगेर में जो नरसंहार हुआ था 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को बिहार जो है अब शहीदी दिवस मनाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए एक समिति का सृजन करने की मांग की थी? तो ये मांग की थी कर्नाटका ने, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट में कौन कौन से स्टेट एसोसिएटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। बल्कि सभी जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बने थे उसमें कौन कौन से स्टेट्स संबंधित हैं, इससे क्वेश्चन आते रहे अभी सीधी। भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? पहला है कि आंध्र प्रदेश की सरकार चाहती है कि इस वेधशाला को पश्चिमी घाट के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में स्टैब्लिश ना किया जाए। एक्चुअली ये कथन तो सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये चाहती है। एक्चुअली तमिलनाडु की सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को पश्चिमी घाट में स्टैब्लिश करना सही नहीं रहेगा, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि इस वेधशाला को ये इको सेंसिटिव जोन जो वेस्टर्न घाट का है वहाँ पर स्टैब्लिश ना किया जाए, ठीक। उसके बाद है कि स्थानीय विरोध के बावजूद अगर आईएनओ यहाँ पर स्टैब्लिश होती है तो जैव विविधता और वाइल्ड लाइफ को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, तो ये सही। उसके बाद प्रस्तावित वेधशाला उस टाइगर कॉरिडोर के पास बनने वाली थी जो केरल तमिलनाडु सीमा पर पेरियार टाइगर रिजर्व और मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क को जोड़ने का काम करता है, तो ये कथन भी हमारा सही है। तो यहाँ पर
फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में वेदांता लिमिटेड केर्न ऑयल एंड गैस ने किस राज्य में तेल की खोज की है? ऑयल डिपॉजिट सभी डिस्कवर किए गए हैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 19 फेब 2022 को प्रधानमंत्री ने समग्र भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोनों को हरी झंडी दी थी या फिर फ्लैग ऑफ किया था? तो इसमें 100 किसान ड्रोन्स को हरी झंडी दी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। तो इसके साथ रसायन मुक्त खेती को प्रमोट करने के लिए ड्रोन किसान यात्रा शुरू की गई 100 ड्रोन को फ्लैग ऑफ करने के साथ। हाल ही में प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश के संवर्धन हेतु 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ पहली विदेशी निवेश नीति जो है किस यूटी के लिए मंजूर की गई है? तो ये मंजूर की गई है जम्मू कश्मीर के लिए, और किसने इसको जो है अप्रूव किया है? मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर बी। तो कुल मिलाकर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि फेब 2022 में इनमें से किस यूनियन टेरिटरी ने अपनी पहली एफडीआई पॉलिसी लॉन्च की? ठीक है, तो ये पहली एफडीआई पॉलिसी आई थी जे&के की। फेब 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टेटमेंट दिया कि देश में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित उनके द्वारा किए गए हैं। इंडियन ऑयल ने वर्ष 2017 में जनता के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर स्थापित किया था, ये उन्होंने जानकारी दी। और उन्होंने कहा है कि आगामी 3 वर्षों में 2025 तक यानी कि 10,000 जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस ये कंपनी उपलब्ध करवाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी एग्रीगेटर्स के लिए फेब 2022 में जारी की है? तो ये जारी की है दिल्ली ने। तो ड्राफ्ट पॉलिसी का टारगेट है कि एयर पोल्यूशन को नेशनल कैपिटल रीजन में 30% तक घटाया जाएगा 2024 तक। प्रोजेक्ट आरोहण के संबंध में कौन सा कथन सही है? असम सरकार के छात्रों के लिए शुरू किया गया है, उनका कौशल संवर्धन इसमें किया जाएगा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, उनको गाइडेंस दी जाएगी। टाटा ग्रुप इसमें सहयोग करेगा। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के रसायन विज्ञान विभाग में महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ई पुंगजुली को बेंजोथियोफीन नामक एक औषधीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन के लिए एक हरित पद्धति विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कम से कम ये बेंजोथियोफीन नाम ध्यान रखिएगा, इन प्रोफेसर का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये किस आईआईटी से संबद्ध है ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तूफान ने लंदन में पहली बार तबाही मचाई है? तो ये है आपका यूनिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2022 में किस राज्य के कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में सम्मिलित किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए? तो ये हुए थे झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर द्वारा एक शिल्प प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहां पर किया गया, जिसका उद्देश्य राजनयिक समुदाय के बीच पारंपरिक भारतीय शिल्प को लोकप्रिय बनाना था? ये 3 डे फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने हैदराबाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्री रामानुजाचार्य की बैठे हुए मुद्रा में 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें किन धातुओं का प्रयोग हुआ है? इसको ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला जा रहा है। तो इसमें जो धातु प्रयोग हुए हैं वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कनाडा पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है, सही है ये। फिर उसके बाद MV लाल बहादुर शास्त्री जहाज को हरी झंडी दिखाई गई, जो कि पटना बिहार से पांडु गुवाहाटी के लिए खाद्यान्न लेकर निकला। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। पटना पांडु जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 2350 किलोमीटर। इसको गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद यूके के वॉडिंगटन में 6 से 27 मार्च तक एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास होना था। तो इसमें पहले इंडिया ने कहा था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया था। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है आपको बताना है। तो ये कोबरा वॉरियर करके एक्सरसाइज होने वाली थी यूके में, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब एक्सरसाइज हो या ना हो, लेकिन भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किन 2 केंद्रीय मंत्रियों ने 3 फरवरी 2022 को वेबलिंक के माध्यम से मध्य रेलवे के साउदा महाराष्ट्र से दिल्ली के आदर्श नगर तक किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई? तो 1000 नंबर की किसान रेल को हरी झंडी दिखाई अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल ने, ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल। ये तीनों स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। सूरत में दिसंबर 2024 तक भारत का पहला
अपना बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा दिसंबर 2024 तक। ठीक है, डाबर भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल उपभोग वस्तुएं बेचने वाली पहली कंपनी बन गई है। यानी कि जितना डाबर जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है उतना रिसाइकिल भी करता है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है। फिर उसके बाद इंदौर की सेंट्रल जेल को 2022 फरवरी में अपना खुद का एफएम रेडियो चैनल मिल गया है 18.77 जेलवाड़ी इंदौर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? खैर ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक को लीड कौन करता है, इसको हेड कौन करता है? तो उसका आंसर आप लगाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड ने सौर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है। ये सोलर प्रोटॉन इवेंट्स अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम में काफ़ी वृद्धि करते हैं, ऐसा पाया गया है। जनवरी 2022 में चीन के जुझाऊ शहर में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला शोध संस्थान है। हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। इसमें बनेगा सभी सही है। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो रहे हैं, ए, बी और सी। अब इसमें इनकरेक्ट पूछना चाहिए, तब सही हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। भारतीय रेलवे दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी वैश्विक स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना करेगी, ये सही है। उसके बाद है कि विश्व स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत रहा, जिनके पास ऐसे स्टार्टअप है जिसका मूल्य $1 बिलियन या उससे अधिक है। तो वैश्विक स्तर पर $1 बिलियन या उससे अधिक के मूल्य वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, ये बताया जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2022 को कुछ हैकरों द्वारा अनधिकृत तरीके से संसद टीवी के यूट्यूब चैनल को कुछ देर के लिए हैक करने का प्रयास किया गया और उसका नाम बदल करके इरेथियम रख दिया गया था। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इरेथियम के नाम पर रख दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि म्यूजियम फॉर फ्यूचर फरवरी 2022 में दुबई में खोला गया है। ठीक है, म्यूजियम फॉर फ्यूचर नाम से एक म्यूजियम अपनी तरह का अनोखा फरवरी 2022 में कहाँ खोला गया है? दुबई में। और फरवरी 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से हुए नवीनतम व्यापार सौदे के एक भाग के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में अपनी पहली आईआईटी शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला आईआईटी जो अब्रॉड में स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर होगा? तो यूएई में। ये है जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। चुनावी शुभंकर शेरा के संबंध में कौन सा सही है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, पंजाब उनमें से एक था। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य का चुनावी शुभंकर शेरा दलौयन चुना गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता और मतदान में भागीदारी का संवर्धन करना था। ऑब्वियसली वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इन सबके लिए काफ़ी कार्यक्रम चलाता रहता है चुनाव आयोग हर चुनाव में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीका द्वारा पूर्णतः अफ्रीका महाद्वीप में ही निर्मित प्रथम स्वदेशी नैनो उपग्रह तारामंडल MDA-SAT-1 का प्रक्षेपण किया गया। सही। उसके बाद मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में INS रणवीर में हुए विस्फोट से नौसेना के 3 कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। कहाँ पर ब्लास्ट हुआ था? INS रणवीर में, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, और अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम पहला राज्य बना है। सही। उसके बाद 2022 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने केटांजी ब्राउन जैक्सन को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के इतिहास में 233 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ब्लैक वुमेन जज बनेगी। पहली अश्वेत महिला की बात हो रही है, वैसे महिला तो ये 5वीं है जो जज बनेगी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। ये फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है और ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली अश्वेत महिला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जो है नामित हुई है वो है केटांजी ब्राउन जैक्सन। अगला क्वेश्चन, अपर भद्रा परियोजना राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना बनी है। सही है। मिजोरम के आइजोल हवाई अड्डे के पास पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्टैब्लिश किए जाने की घोषणा की गई है। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आपको पता है कि लगभग हर बार आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में अनचेंज रख रहा है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को। तो रेपो रेट को 4% पर रखा गया है एक बार फिर से, और रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा गया 3.5% पर लगातार कितनी बार? 10वीं बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लगातार 10वीं बार फरवरी 2022 में अनाउंस किया गया कि रेपो रेट उतनी रहेगी 4% और रिवर्स रेपो रेट रहेगी 3.5%। लास्ट क्वेश्चन जो है टाइप में नहीं आ पाया, इसको अलग से कर लेते हैं जल्दी से। रूस और यूक्रेन संकट के मध्य भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। सही। फिर उसके बाद है कि भारत में 2013-14 की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 88% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी एक बड़ा नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्विज होती रहती है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर पेड क्विज का भी एक्सेस दिया जाता है।